हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? कैसे हो? नीचे कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बता दो। हम लोग पढ़ रहे थे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। हम लोग उसके लेक्चर को देख चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे से पढ़ने वाले। पिछली क्लास का मैं थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूं और 2 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे लेता हूं। पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? पिछली क्लास में हम लोग समाप्त करके आए हैं क्या? लघु बीजाणु, पराग कोष, पराग कण कैसे बनता है, पूरा अपन लोगों समाप्त करके आए हैं। ठीक है, परागकण यार क्या होता है? परागकण मेरे को लगता है मादा जनन अंग होता है। बताओ, पहला क्वेश्चन, परागकण नर जनन अंग होता है कि मादा जनन अंग होता है? बताओ। और दूसरा क्वेश्चन ये है, परागकण के ऊपर कौन सी ऐसी कठोर परत चढ़ी होती है? ठीक है, उस कठोर परत का तुम्हें नाम बताना है। बस 2 क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि हमको पता है कि हम पराग कोष, पराग कण यानी कि पुष्प का नर भाग हम खत्म कर चुके हैं। ठीक है, निषेचन पूर्व घटना में। अब देखो, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं परागकण। देखो, हमने देखा था फ्लावर के बारे में, हमने देखा फ्लावर, समझना थोड़ा सा। ये देखो, पुष्प का एक नर जनन भाग है, एक मादा जनन भाग है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पुष्प का मादा जनन भाग की संरचना। ठीक है, जिसको एनसीईआरटी पेज नंबर 26 में है। आप लोग हेडिंग करेंगे, हेडिंग लिखेंगे, मैं भी लिखे देता हूं। स्त्री केसर, गुरु बीजाणुधानी और भ्रूण पोष। ठीक है, यानी कि हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग देखेंगे स्त्री केसर क्या है, गुरु बीजाणुधानी, जायांग के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, स्त्री केसर को बोलते हैं पिस्टिल, जायांग को बोलते हैं गाइनोसियम। ठीक है, बताइए यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है? बताओ। बिल्कुल से शुरू होने वाला है। हमको ये पता है कि पुष्प का जो जायांग होता है वो पुष्प का कौन सा भाग होता है? बिल्कुल सही बोल रहे हो, नर भाग होता है पुष्प का, है ना? बिल्कुल, पटक देंगे ना तो बेटा तुम्हारी हड्डी पसली टूट जाएगी, पता नहीं चलेगा। कौन सा भाग होता है पुष्प का? तो पुष्प का, अब सही बोल रहे हो, पुष्प का मादा जनन भाग होता है। ठीक है, या पुष्प का मादा भाग होता है। मादा युग्मोद्भिद होता है पुष्प का। कौन? गाइनोसियम, जिसको हम लोग स्त्री केसर ना बोलते हैं। स्त्री यार लगा है ना, स्त्री मतलब समझ लो यार, स्त्रियों, है ना? देखो, जो एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है, ये वाली स्ट्रक्चर, ये, इसको हम बोलते हैं अंडप। जो जायांग होता है वो एक या एक से अधिक अंडपों का मिलकर के बना होता है। कितने अंडपों का? तो एक या एक से अधिक अंडपों से मिलकर बना होता है। कौन? जायांग। तो हमको पता है कि जायान एक, या लिख लेना इसमें, एक या एक से अधिक अंडप का मिलकर के, एक से अधिक अंडपों से बना होता है, इसमें लिख दो। ठीक है, जायांग जो होता है, क्योंकि स्त्री के सर एक होता है, एक ये अंडप हो गया। ठीक है, एक अंडप में तीन तीन चीजें पाई जाती हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ठीक है, एक अंडप में लिख लो, उसके आगे से लिखते चलो भाई, यही डिफिनीशन है यार, मैं समझाने आया हूं यहां पे। ठीक है, एक अंडप में 3 चीजें पाई जाती हैं, वर्तिकाग्र जिसको बोलते हैं स्टिग्मा, इस भाग को बोलते हैं स्टिग्मा, और इस भाग को बोलते हैं स्टाइल, और इस भाग को बोलते हैं ओवरी। ठीक है, 3 चीजें पाई जाती हैं इस अंडप के अंदर। ठीक है, तो बताइए, जो जायांग होता है, जो गाइनोसियम होता है, उसको हम ये बोल सकते हैं कि नहीं कि गाइनोसियम एक अंडपी भी होता है और बहुअंडपी भी होता है? तो इसमें लिख लेना कि जायांग एक अंडपी या बहुअंडपी दोनों होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब ये जो ओवरी है, जो अंडाशय है, हम देखे हैं इस अंडाशय के अंदर एक ओव्यूल पाया जाता है। ये देखो, ठीक है,
इस ओवरी अंडाशय के अंदर एक ओव्यूल पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं बीजांड। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं बीजांड, इंग्लिश में बोलते हैं ओव्यूल। लिख लो इसको, ठीक है। इस ओवरी के अंदर एक ओव्यूल पाया जाता है, ओवरी अंडाशय, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं अंडाशय। अभी देखना बोर्ड भर जाएगा, ठीक है। अंडाशय, इसको वर्तिका और इसको वर्तिकाग्र, ठीक है। समझना बिल्कुल सिंपल से, बहुत कठिन नहीं है ये, ठीक है। जितना कठिन तुम सोच रहे हो उतना कठिन है नहीं। हमको एक स्ट्रक्चर मिलता है ये, ठीक है, जो अंडाशय की परत से ये जुड़ा हुआ है ना डंडी जैसे, तो इसको बोलते हैं बीजांड व्रंत, ठीक है। तो क्या बोलते हैं इसको? बताओ मेरे साथ, बोलो एक बार। इसको बोलते हैं बीजांड व्रंत, और इंग्लिश में बोलेंगे फ्यूनिकल, FUNICLE, ठीक है। इसको हमने बोला बीजांड व्रंत है और इसको बोला हमने बीजांड है। अब देखो, इस बीजांड व्रंत के बगल में एक खाली जगह पाई गई है, ठीक है। ये देखो, ये देखो, ये खाली जगह है ना, इस खाली जगह को हम लोग बोलते हैं बीजांड द्वार, ठीक है। इस खाली जगह को क्या बोलते हैं? इस खाली जगह को हम लोग बोलते हैं बीजांड द्वार माइक्रोफाइल, ठीक है, माइक्रोफाइल। समझ गया भैया? बीजांड व्रंत क्या होता है, बीजांड द्वार क्या होता है। अब देखो, ये जो बीजांड व्रंत जिस जगह से ये ऊपर वाले बीजांड से जुड़ा रहता है उस भाग को बोलते हैं नाभिका। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं नाभिका, नाभिका। इंग्लिश में बोलते हैं उसको हाइलम, ठीक है। बताओ, समझो समझो, एक एक चीजें समझते हुए चलना है। सबसे पहले हमने देखा ये ओवरी क्या है, 1 नंबर पे, ठीक है। 2 नंबर पे देखा बीजांड, 3 नंबर पे देखा बीजांड व्रंत, 4 नंबर पे देखा बीजांड द्वार, और 5 नंबर पे देखा नाभिका, हाइलम। समझो, एक एक चीज समझते चलो, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। बीजांड ओव्यूल क्या है? तो ये जो पूरी स्ट्रक्चर, ये पूरा संरचना इसके अंदर बना है ना, यही है ओव्यूल, ठीक है। अब देखो, अब एक इसका भाग है ये ऊपर, भैया बीजांड का भाग देख रहे हैं यार, इसके ऊपर एक परत चढ़ी हुई है, ये बीजांड है। हमने देखा बीजांड कौन है, तो बीजांड ये वाला भाग है, ठीक है। बीजांड के भाग में देखो, आधा स्ट्रक्चर यहाँ, आधा स्ट्रक्चर यहाँ, उभरा हुआ भाग, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कैलेजा। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कैलेजा, हिंदी में बोलते हैं निभाग, निभाग। ये देखो, ठीक है, कैलेजा इसको बोलते हैं हिंदी में निभाग। इस कैलेजा को अपन लोग चलाजा भी बोलते हैं, चला जा, चला जा नहीं, तुझको कूट कूट के तुझे लाल कर देंगे, है ना, ऐसे होता है। तो यार ठीक है यार, हम लोग भी मारते हैं ना बच्चों को, तुम लोग को मारते हैं नहीं है। अब देखो, इसके बाद यहां पर ये जो परत होती है इसके बाहर की, देखो, तो इस परत को बोलते हैं अध्यावरण। क्या बोलते हैं? अध्यावरण, इंटिगमेंट, इंटिगमेंट, ठीक है, अध्यावरण। तो देखो, ये जो अध्यावरण है, परत होती है एक अंतः परत, एक बाह्य परत। तो जो अध्यावरण है कौन कौन से होंगे? एक होगा बाह्य अध्यावरण और एक होगा अंतः अध्यावरण। बताओ, बाह्य, लिख लो मेरे साथ, बाह्य अध्यावरण। बाह्य मतलब जो बाहर वाला अध्यावरण है, ये है, ठीक है। ये देखो, इसको हमने बोला बाह्य अध्यावरण। फिर देखते भाई एक परत अभी और है यार, हाँ यार एक परत और है, ये क्या है? तो हमने इस पर अंदर वाली परत को बोला अंतः, अंतः अध्यावरण, ठीक है। इसको हमने बोला अंतः अध्यावरण। बाह्य मतलब क्या होता है? बाह्य मतलब आउटर इंटेगुमेंट, ठीक है, लिख लेना, आउटर इंटेगुमेंट, ठीक है। इसको बोलते हैं इनर, इनर इंटेगुमेंट,
ठीक है, वो आउटर इंटेगुमेंट हुआ और ये इनर इंटेगुमेंट हुआ। अध्यावरण क्या होता है? अध्यावरण वो होता है जो बीजांड को सुरक्षा प्रदान करता है। बीजांड के ऊपर एक परत होती है जिसको बोलते हैं अध्यावरण। ठीक है, समझ रहे हो? जैसे आप देख रहे हो कैमरा, ये कैमरा का लेंस इसके बहुत ही अंदर घुसा हुआ है, लेकिन इसके बाहर इतनी ज्यादा परत है, इतनी ज्यादा परत है, परत परत करते करते इतना बड़ा कैमरा हो गया, बताओ। ठीक है, उसके बाद से माइक अलग जोड़ के रखे है ना, तो ऐसे करके परत होती है। तो बीजांड के अंदर भी परत होती है, उसको बोलते हैं बाह्य इंटीग्यूमेंट, अंतः इंटीग्यूमेंट। देखो 1 2 कहां गया, 1 2 3 4 5, फिर इसको बोलते हैं 6। ठीक है, फिर क्या देखें 7, फिर देखें 8, ये देखो बस हो गया। यही है अंडप जिसको बोलते हैं, स्त्री केसर जिसको बोलते हैं। ठीक है, और कई स्त्री केसर मिलकर के क्या बनाते हैं, गाइनोसियम बनाते हैं, जायांग बनाते हैं। बताइए, ये जो बीजांड द्वार अध्यावरण सब समझ गए? बताओ, ये जो अध्यावरण होते हैं ना, ये देखो ऐसे अध्यावरण एक में पाया गया, लेकिन कुछ पौधों में ये अध्यावरण कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये जो अध्यावरण है, ये देखो अभी 2 अध्यावरण है ना, द्विअध्यावरणीय संरचना है ये। कैसे, एक बाह्य अध्यावरण है, एक अंत्यावरण है। ठीक है, तो इन अध्यावरण को हम कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, कई तरीके से बता सकते हैं। तो जो अध्यावरण होते हैं वो जैसे जो बीजांड होते हैं ना, वो एक अध्यावरणीय बीजांड होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, एक अध्यावरण बीजांड, डैश करके लिख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या होते हैं, एक अध्यावरण बीजांड जिसको बोलते हैं यूनिटेगमिक ओव्यूल, यूनिटेगमिक ओव्यूल। ठीक है, जो एक अध्यावरण बीजांड होते हैं, जैसे सूरज हो गया, सूरजमुखी हो गया, गेंदा हो गया, उनमें एक अध्यावरण बीजांड पाया जाता है। किसमें, लिख लेना एग्जाम्पल, सूरजमुखी और गेंदा। ठीक है, ये हुआ, ये एक अध्यावरणीय बीजांड। एक अध्यावरण कैसे, ये ओव्यूल है, इसके ऊपर सिर्फ एक लेयर पाई जाएगी और कोई लेयर पाई नहीं जाएगी। ठीक है, अब देखो आता है द्विअध्यावरणीय बीजांड। ठीक है, क्या आता है, द्वि, और इसको अध्यावरण ही बोलते हैं भाई, कोई बहुत बड़ी डिफिनीशन नहीं है। ठीक है, द्विअध्यावरण, द्वि को क्या बोलते हैं, यूनि को हटा के बाई लगा देना, बाईटेगमिक ओव्यूल। जो द्विअध्यावरणीय बीजांड होता है वो नीटम में पाया जाता है, गूगल करके देख लेना, पता चल जाएगा, नीटम। ठीक है, नीटम में पाया जाता है द्विअध्यावरणीय बीजांड। अब देखो, द्वि के बाद भी नहीं रुका ये अध्यावरण, ये द्वि है, लेकिन त्रिअध्यावरणीय बीजांड आए, नहीं सॉरी, अध्यावरण विहीन बीजांड आता है। ठीक है, अध्यावरणहीन बीजांड। ठीक है, तो अध्यावरणहीन बीजांड से क्या मतलब होता है कि भैया ये जो अध्यावरण है ना, इसमें कोई अध्यावरण है ही नहीं, ये जो बीजांड है ना, इसमें सिर्फ बीजांड वृंत पाया गया, सीधे बीजांड उसी से जुड़ गया, इसमें कोई अध्यावरण नहीं होता है, उसको बोलते हैं अध्यावरणहीन बीजांड, यानी कि एटेगमिक है ना, एटेगमिक ओव्यूल, लिख लेना, एटेगमिक ओव्यूल। जो एटेगमिक ओव्यूल को के एग्जाम्पल होते हैं ना, जैसे वो चंदन हो गया, है ना, चंदन, और एक एग्जाम्पल और इसका लोरेंथस करके, लोरेंथस है ना, चंदन हो गया, लोरेंथस हो गया। ठीक है, चंदन और लोरेंथस इसके एग्जाम्पल है जिसमें कोई अध्यावरण होता ही नहीं है। ठीक है, ये था मादा जननतंग। भाई अभी ये शुरू हो रहा है, डरना नहीं यार तुम। ठीक है, डर रहे हो क्या यार, बताओ। अगर तुम सोचो, एक बात बताऊं, जो डर गया सो मर गया, है ना, तो तुम लोग डर रहे हो यार, मतलब दिक्कत नहीं करना बाबू, डरना तो बिल्कुल है ही नहीं है। इतना लिख लो इसको, फिर भी बताता हूँ, अभी तो इसके अंदर हम लोग कहाँ गए हैं भैया, बाहर देख लेंगे के अंदर, वो तो हमें पढ़ना पड़ेगा ना, डरना नहीं है बिल्कुल। ठीक है, कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, कोई बहुत बड़ा तीर है, मैं यार बिल्कुल इसको बिल्कुल समझ लेना 100%। तुम लोगों ने कभी सोचा है कि बायोलॉजी की क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर चल रही है? ठीक है, सोचो, ये एक तरह से एक फाउंडेशन है, एक तरह से पैसे इसमें इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। ठीक है, किस लिए, सिर्फ गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए, अच्छे बच्चों को पढ़ाने के लिए, जो पढ़ना चाहते हैं वास्तव में, जिनके पास वो फैकल्टी नहीं है, उनको पढ़ाने के लिए ये क्लास डिजाइन किया गया, ये चैनल डिजाइन किया गया है। और तुम्हें क्या लगता है, इस चैनल से बहुत अर्निंग होती? कुछ भी अर्निंग नहीं होती है। ठीक है, उतना लाइट का बिल आ जाता है,
समझ रहे हो? तो हम मतलब तुम लोग एक चीज़ समझ सकते हो कि मैं इस चैनल को जो स्टैंड किया हूँ, आज भी मैं एक टी शर्ट में वीडियोस बनाता हूँ, ठीक है? और ये मेरे पास कोई बहुत ढेर सारी टी शर्ट नहीं है, सिर्फ एक टी शर्ट है। और मैं इसको किस लिए लाया हूँ? क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं बदल बदल के कपड़े नहीं पढ़ा सकता था भाई, नहीं मेरे पास पैसे थे, इतने इक्विपमेंट मेरे पास नहीं है। एक दिन मैं आपको एक थोड़ा सा वो बताऊं, है ना, ये बात मेरे को दिल पे लग गई थी। एक बच्चा कमेंट करता है और कमेंट करके ये बोलता है, और उसने मतलब बिल्कुल बहुत भद्दा बोला था। उसमें ये लिख रखा था कि तेरे पास कपड़े नहीं है क्या, एक ही टी शर्ट पे तू थंबनेल बनाता है। तो भाई बता दूं, सच में मैं बहुत ही ज़्यादा गरीब हूँ यार। है ना? हाँ भाई, नहीं है कपड़े मेरे पास, अगर आपके पास हो तो दे देना, मैं उनको पहन लूँगा। नालायक, है ना यार। भाई एक टी शर्ट है तो वही टी शर्ट से तो पढ़ाऊंगा ना, और कोई थोड़ी ना भाई। थंबनेल के लिए मैं, देख भाई, इतना मेरे पास टाइम नहीं कि मैं थंबनेल के लिए पोज दूं ऐसे करके वैसे करके, है ना, फोटो जो नहीं, फोटो खिंचवाने का शौक है लेकिन इतना भी नहीं है, ठीक है। इसको लिख लो, चलो इसको लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो लिख लिए होगे तुम लोग ना। तो यार बच्चे, पता है कभी कभी यार बहुत, तुम मतलब कुछ बच्चे होते इतना खराब कर देते ना, सच में यार दिल से बुरा लग जाता है। उतनी समय मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था यार, कि बताओ इतना मतलब इन्हीं के लिए हम लोग, अब जैसे पता है मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ भाई। ये 12th का सिलेबस पढ़ा करके, 12th की बायोलॉजी तुम लोगों को पढ़ा करके तुम्हें क्या लगता है मेरे अच्छे नंबर आ जाएंगे? नहीं, ठीक है। इसमें मेरा 1 रुपये का भी फायदा नहीं है, समझ रहे हैं आप लोग? और मैं अगर आज भी कोई कोचिंग में जा कर के पढ़ाऊँगा ना, तो मुझे बहुत पैसे देंगे, ठीक है, बहुत पैसे देंगे। मेरे पास कई बार ऑफ़र आ चुके हैं कि आप आइए मेरे यहाँ पढ़ाइए, इतना पैसा मैं आपको दूंगा। लेकिन मैं डेडिकेशन के साथ लगा हूँ यार तुम लोगों के साथ, तो तुम लोग भी साथ देना मेरा। ज़्यादा इमोशनल मत करवाओ यार, नहीं तो मैं रो दूंगा यार। तुम लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से वीडियो को लाइक करो, जल्दी। जितने बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, जल्दी से वीडियो को लाइक करो, ठीक है। चलिए देखिए, अब देखते हैं ये बीजांड के बारे में, ठीक है। बीजांड ओव्यूल, तो भाई बीजांड है तो जाहिर सी बात है ये कोई कोशिका से मिलकर के बना होता है, ठीक है। ये बीजांड जो है, हमको पता है कि भैया ये बीजांड है, ये कोई सेल से मिलकर के बना होगा, ठीक है। यानी कि इसके अंदर कोई कोशिका होंगी, और उन कोशिका को क्या बोलते हैं? उन कोशिका को बोलते हैं खरगोश। खरगोश किसने बोला? बेटा ऐसा तमाचा मारेंगे कि तुम सो जाओगे। इस बीजांड के अंदर, बीजांड का अधिकांश भाग, लिख लेना, बीजांड का अधिकांश भाग मृदुतक कोशिकाओं द्वारा बना होता है। कौन सी कोशिकाएं? तो मृदुतक कोशिकाएं, ठीक है। लिख लो, इसको लिख लो, बिल्कुल बिल्कुल लिख लो। और अपने क्लास टीचर, मतलब क्लास टीचर नहीं, बायोलॉजी टीचर से जाकर के पूछ लेना ये क्वेश्चन कि भैया किसमें का बना होता है। 2 मिनट सोच में पड़ जाएगा वो, है ना। पूछ लेना जाके भाई। जो जो ये बीजांड के अंदर की जो कोशिकाएं होती हैं वो कौन सी होती हैं? तो वो होती हैं मृदुतक कोशिकाएं। इंग्लिश में बोलते हैं पैराकाइमेटस सेल। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में बोलते हैं पैराकाइमेटस सेल, ठीक है। बीजांड की अधिकांश भाग मृदुतक कोशिकाओं यानी कि पैराकाइमेटक सेल से मिलकर के बनी होती हैं। हम ये बीजांड देखते हैं, इस बीजांड को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। आप लोग बड़ा स्ट्रक्चर बनाना तो उसी बीजांड के अंदर ये सब कुछ बना लेना, ठीक है। हम देखते हैं इस बीजांड के अंदर एक संरचना होती है। ये देखो, ये बीजांड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये बीजांड हम लोग निकालें, ये क्या है? तो ये हमारा है बीजांड। ओव्यूल लिख देता हूं, ठीक है। इस ओव्यूल के अंदर तो भाई हमने देखा कौन सी सेल अधिकतर होती हैं। हमने देखा बीजांड का अधिकांश भाग मृदुतक कोशिकाओं का बना होता है, ठीक है। कौन सी कोशिकाओं का? पैराकाइमेटस सेल का मिलकर के बना होता है, ठीक है। इस बीजांड के अंदर, इस बीजांड के अंदर एक ऐसी संरचना, एक और संरचना होती है। उस संरचना को क्या बोलते हैं? तो उस संरचना को हम लोग भ्रूणकोश बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक बोलते हैं, और ये बाहर वाले भाग को बीजांड काय बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं बीजांड काय, और इसको बोलते हैं भ्रूण कोश, ठीक है, एम्ब्रियो सैक। बीजांड काय यानी कि न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ठीक है, डबल एल
यूएस। इसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बीजांडकाय, उसको बोलते हैं भ्रूण कोश। ठीक है, अब देखो ये जो भ्रूण कोश होता है, अब ये भ्रूण कोश को हम लोग बड़ा करके देखते हैं। ठीक है, चलो भ्रूण कोश को बड़ा करो। ठीक है, तो ये क्या है समझ लेना, ये भ्रूण कोश है। ठीक है, भ्रूण कोश के अंदर हम लोग जब झांक के देखते हैं तो हमको ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ये क्या है हमारा? ये एम्ब्रियो सैक है, ये भ्रूण कोश है। क्या है? तो ये एम्ब्रियो सैक है जिसको हम लोग बोलते हैं ये भ्रूण कोश है। ठीक है, भ्रूण कोश के जो ऊपर कोशिकाएं लगी होती हैं उनको प्रतिमुख कोशिकाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिमुख कोशिकाएं, एंटीपोडल सेल। इन कोशिकाओं को बोलते हैं प्रतिमुख कोशिकाएं। और अगर आपसे पूछा जाए ये प्रतिमुख कोशिकाएं किधर की तरफ हैं, निभाग की तरफ हैं कि बीजांड द्वार की तरफ हैं, तो ये प्रतिमुख कोशिकाएं निभाग की तरफ हैं। ऐसे जाएगा, यहां लग जाएगा, निभाग की तरफ होगा। ठीक है, एंटीपोडल सेल। देखो बड़ा टॉपिक है ना, इसको ये जो बीच में होता है तो इसको बोलते हैं ध्रुवीय कोशिका, जिसको बोलते हैं पोलर सेल। क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं पोलर सेल। और जो नीचे वाली कोशिका होती हैं ये दोनों कोशिका को बोलते हैं सहायक कोशिका। क्या बोलते हैं? सहायक कोशिका, सिनर्जिड सेल। इन दोनों कोशिकाओं को, इन दोनों कोशिकाओं को बोलते हैं सहायक कोशिका, ठीक है, सिनर्जिड सेल। और जो ये बीच की कोशिका होती है, इस बीच की कोशिका को ही बोलते हैं अंड कोशिका, यानी कि एग सेल। ये बीच वाली कोशिका को बाबू इसी को बोलते हैं क्या? तो इसी को बोलते हैं सर अंड कोशिका, एग सेल। बताओ, बड़ा टॉपिक है, खतरनाक है, समझ में आया कि नहीं आया? बताओ। नहीं समझ में आया तो बता दो, समझ में आया तो बता दो, नहीं बताए तो इतना मारेंगे कि तुम्हारा घाव हो जाएगा बेटा, तुम अस्पताल में तुम भर्ती हो जाओगे। बीजांड तुमने देख लिया, ये है बीजांड, ओव्यूल। बीजांड के अंदर देख लो भाई, ऐसी संरचना होती है जो निभाग की तरफ जो भाग होता है उसको बोलते हैं प्रतिमुख कोशिकाएं, इधर की तरफ भाग होगा उसको बोलेंगे एंटीपोडल सेल। ठीक है, ये इधर की तरफ तीन जो कोशिकाएं होती हैं उनको क्या बोलेंगे? एंटीपोडल सेल। इधर की तरफ ध्रुवीय कोशिका, इधर की तरफ जो तीन होंगी तो बीच को किनारे वालों को बोलेंगे साइनर्जिड सेल, सहायक कोशिका, बीच वाली को बोलेंगे अंड कोशिका। ठीक है, बताओ, समझ गए? समझ गए भैया? अब हम लोग ये देखेंगे कि ये सेल कैसे बनती हैं, जिसको हम बोलते हैं गुरु बीजाणु जनन बोलते हैं। ठीक है, हम लोगों ने लघु बीजाणु जनन देख लिया है। क्या देखा है? लघु बीजाणु जनन देख लिया है। बताइयो जरा, बताइयो, हमको एक बात एक बताए दियो तुम लोग कि जो प्रप्रसु कोशिका होती है, कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बता देना यार, सच में कहे तो मेरा दिल खुश हो जाएगा। ठीक है, जो प्रप्रसु कोशिका होती है, ठीक है, आर्किस्पोरियल सेल होती है, उसमें समसूत्री विभाजन होता है कि अर्धसूत्री विभाजन होता है? ये बताओ पहले। ठीक है, अब मुझे ये भी बता देना कि प्रप्रसु कोशिका से कौन से विभाजन द्वारा कौन कौन सी कोशिकाएं बनती हैं, ये बता दो तो मैं मान जाऊंगा कि यार सच में तुम पढ़ने वाले बच्चे हो। ठीक है, तुम दिल से पढ़ने आए हो, तुम मन लगा के पढ़ने आए हो, और मैं ये मान जाऊंगा कि जो मैं पढ़ाया हूँ वो तुम्हें समझ में आया है यार। और अगर मैं ये समझ गया कि जो मैं तुम्हें पढ़ाया हूँ वो समझ में आया तो सच में मैं तो धन्य हो गया। ठीक है, मैं तो धन्य हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे तो है ना, ठीक है, तो अब हम लोग देखने वाले, इसको लिख लो, एक बार हट जाता हूँ, देख लो अच्छे से। ठीक है, इसको लिख लो अपने कॉपी में। अब हम लोग देखने वाले हैं कि भाई जो बीजांड होता है, ये बीजांड देखो इस तरह बना हुआ है, पूरी स्ट्रक्चर देखो ऐसे घुमा करके, दुई अध्यावरण है। तो बीजांड कई प्रकार का बना होता है ना। जो पौधे होते हैं उनमें कई प्रकार के, अलग अलग प्रकार के बीजांड होते हैं। तो हम लोग ये देखेंगे कि कौन सा बीजांड को हम लोग क्या बोलते हैं, इस बीजांड को हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, तो आपको पहले से बता दूं, इस बीजांड को हम लोग एनाट्रोपस बीजांड बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, एक सेकेंड,
हाँ, ऐसे बीजांड को हम लोग एनाट्रोपस बीजांड बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं प्रतीप बीजांड, है ना। प्रतीप टाइप का ये बीजांड है। तो बीजांड की कई संरचना होती है, तो उसके लिए मुझे इसे मिटाना पड़ेगा और फिर हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए यहाँ पे मैं पहले से इसको थोड़ा थोड़ा लिख दिया हूँ, ताकि ये बहुत मतलब ज़्यादा समय ले लेता अगर मैं लिख लिख के समझाता तो मैंने पहले से लिख दिया है। हेडिंग आपको डालना है ये ऊपर, कि समझना, अभी इसको मत देखो, ऊपर वाला समझो कि बीजांड के विभिन्न भागों की स्थिति तथा बीजांडासन पर उसके झुकाव के आधार पर बीजांड के प्रकार, ठीक है। आखिरकार बीजांड कितने प्रकार का होता है हमने तो एक सिंपल देखा। पहले प्रकार बीजांड देखिए, ए नंबर हेडिंग डालिए जिसमें लिखिए रिजु और आर्थोट्रोपस बीजांड, ठीक है। क्या लिखेंगे? आर्थोट्रोपस बीजांड। आर्थोट्रोपस बीजांड कैसा होता है? आर्थोट्रोपस बीजांड, इसमें लिखा है कि आर्थोट्रोपस बीजांड सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा। तो चलो बनाते हैं सीधा बीजांड। कैसे बनेगा? बनाओ बनाओ ऐसे, हाँ, फिर ऐसे। बीजांड बनाना बिल्कुल सिंपल है यार, ऐसे छोड़ दो और फिर एक ऐसे बना लो। ये देखो, ये भाग क्या हुआ? तो इस भाग, इसमें निभाग और बीजांड द्वार से ही हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो ये भाग हुआ निभाग, और इस भाग को हमने क्या बोला? इस भाग को हमने बोला बीजांड द्वार, ठीक है। इस भाग को हमने क्या बोला? तो इस भाग को हमने बोला बीजांड द्वार, इस भाग को बोला निभाग। तो ये क्या है? ये बिल्कुल बीजांड बिल्कुल सीधा होता है, देखो। और ये क्या है? ये ओवरी अंडाशय का वो जुड़ जाएगा, है ना, ऊपर पे चला जाएगा अपना। समझ गए ना? तो इसमें क्या होता है? बीजांडासन, जो बीजांड होता है वो बिल्कुल सीधा होता है। जब बीजांड सीधा होता है तो उस प्रकार के बीजांड को हम लोग बोलते हैं कि ये आर्थोट्रोपस बीजांड है, रिजु बीजांड है, ठीक है। ये किस पौधे में होता है, कहां पर होता है? तो पॉलीगोनम और साइकस के पौधे में ये देखने को मिलता है, ठीक है। साइकस का जब फूल आप लाओगे तो उसमें बिल्कुल बीजांड आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा, ठीक है। स्ट्रक्चर थोड़ा कम अच्छा है, लेकिन आप लोग बना लेना, सभी में स्ट्रक्चर बनाना। ए नंबर समझ गए? आर्थोट्रोपस में कोई दिक्कत है नहीं? इसमें लिख लो जल्दी से, ये डायग्राम बना लो, बना लो बाबू, बना लो। आ जाओ बी नंबर। बी नंबर में लिखो प्रतीप, जिसको बोलते हैं एनाट्रोपस, ठीक है। एनाट्रोपस क्या होता है? मैंने आपको भी बताया था ना कि जो बीजांड अभी मैं आपको समझाया था वो एनाट्रोपस है। क्या है? प्रतीप है। प्रतीप में लिख लो कि इसमें निभाग और बीजांड द्वार एक सीधी रेखा में होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? निभाग और बीजांड द्वार एक सीधी रेखा में। ये सीधी रेखा में है क्या? नहीं। ये किस सीधी रेखा में? बीजांड द्वार और निभाग सीधी रेखा में नहीं, हमको निभाग और बीजांड द्वार एक सीधी रेखा में करना है। पहले निभाग आएगा फिर बीजांड द्वार आएगा, ठीक है। तो कैसे बनेगा वो स्ट्रक्चर? तो वो स्ट्रक्चर आप ऐसे घुमाओगे, सबसे पहले ये आप बीजांड रहेगा, आप मतलब गोला वाला रहेगा, है ना। गोला वाला आप बना लेना, ओवरी जिसको बोलते हैं। देखो बीजांड कैसे बना, सबसे पहले ऐसे करोगे आप, फिर ऐसे गोला करोगे, हाँ, यहाँ तक आया, ऐसे कर ले जाओगे और फिर ऐसे ले जा करके ऐसे कर दोगे, ठीक है। अब देखो, इसको ऐसे कर दोगे, इसमें जोड़ दोगे, इसको यहाँ से निकाल दोगे, ठीक है। ये पहुंचा दिए, ठीक है, समझ गए। अब देखो ये क्या है? ये भाग है निभाग। क्या बोलते हैं इस भाग को? बताइए। निभाग, कलाजा, कैलाजा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बताओ? इसको बोलते हैं बीजांड द्वार, ठीक है। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं? जो बता रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं? बताओ। बीजांड द्वार। और अगर पूछा जाए बीजांड व्रंत क्या है, तो भैया ये जो डंडा लगा है, ये जो डंडा लगा हुआ है, इसको बोलते हैं बीजांड व्रंत, ठीक है। बीजांड द्वार, ठीक है। ये चला जा और ये माइक्रोफाइल है ना, बीजांड द्वार लिख लो, इसमें लिख लेना। अब इसमें बीजांड द्वार हमने क्या बोला भैया? सेकंड नंबर में जो प्रतीप प्रकार का जो बीजांड होता है, जो प्रतीप तरह का बीजांड हो दिखेगा, जो प्रतीप बीजांड होगा वो कैसा होगा? जिसमें निभाग और बीजांड द्वार एक सीधी रेखा में, ये निभाग है और ये देखो बीजांड द्वार है, कैसी रेखा में है? एक सीधी रेखा में। जब निभाग और बीजांड द्वार होते हैं तो उस प्रकार से हम लोग उसको बोलते हैं कि इसका जो बीजांड है वो प्रतीप है, वो एनाट्रोपस है। एग्जाम्पल हेलमिंथेस और ट्राइडेकस, ठीक है। ट्राइडेकस और हेलमिंथेस के अंदर कैसे बीजांड देखने को मिलते हैं? तो वो बीजांड देखने को मिलते हैं प्रतीप प्रकार के, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम एक एक टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे, कोई भी टॉपिक हमसे छूटेगा नहीं, ठीक है। चलिए सी नंबर आइए। सी नंबर को बोलते हैं अर्ध प्रातीप। हेडिंग डाल लीजिए अर्ध प्रातीप और उसमें लिखिए हेमीट्रोपस,
ठीक है। हेमीट्रोपस लिख लिए, रोक रोक के पढ़ सकते हो तुम लोग, ठीक है, लेकिन एक बार तुम ऐसे पढ़ते जाओ फिर बाद में देख लेना, ठीक है। चलो, जो हेमीट्रोपस होता है, स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो चलो सबसे पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लो 2 का, ठीक है, 2 का ले लिए। अब हेमीट्रोपस लिख लो अपने कॉपी में, अर्धप्रतीप, ठीक है। इसमें लिख लो कि बीजांड द्वार और निभाग सीधी रेखा में तो होते ही हैं, ठीक है। बीजांड द्वार और निभाग सीधी रेखा में तो होते ही हैं, लेकिन बीजांड द्वार और निभाग बीजांड वृंत से 90 अंश का कोण बनाते हैं, ठीक है। बीजांड द्वार और बीजांड भाग, समझना, बीजांड द्वार और निभाग, यानी कि ये है हमारा बीजांड द्वार और ये निभाग, तो ये सीधी रेखा में होगा, और बीजांड द्वार और निभाग बीजांड वृंत से 90 अंश का कोण बनाएगा। यानी कि ये स्ट्रक्चर समझ लो कैसा होगा। ये जो भाग है देखो, इसका स्ट्रक्चर मैं इसमें बनाए देता हूं, समझना। बोलता है, लिख लो उसमें कि बीजांड द्वार और निभाग एक सीधी रेखा में होते हैं, ठीक है। चलो भैया सीधी रेखा हम बनाते हैं। ये देखो, हाँ, तो ये हमारा क्या है, तो ये है कैलाजा, और ये क्या है, ये है माइक्रोफाइल, ठीक है। हमने बोला कि भैया जो बीजांड द्वार है और जो निभाग है वो बिल्कुल एक सीधी रेखा में है। बताइए, बीजांड द्वार और निभाग एक सीधी रेखा में है कि नहीं, बताइए, है ना। बीजांड द्वार और निभाग एक सीधी रेखा में, लेकिन फिर क्या बोलते हैं कि बीजांड द्वार और निभाग बीजांड वृंत, ये क्या है, ये बीजांड वृंत है, ठीक है। बीजांड वृंत से 90 अंश का कोण बनाता है। कितने अंश का, देखो बताओ भाई, ये 90 अंश का कोण है कि नहीं, बताइयो जरा, बताइयो जरा भाई, बिल्कुल सीधा सीधा बना रहे, 90 का कोण बना रहे ना। तो जब ऐसा बीजांड आपको देखने को मिले तो समझ लेना वो अर्धप्रतीप यानी कि हेमीट्रोपस प्रकार का बीजांड है। उसका एग्जाम्पल है रेनिकुलस फैमिली के जितने भी सदस्य हैं उनका बीजांड ऐसे ही होता है। कैसे, 90 डिग्री वाला, ठीक है, 90 डिग्री वाला बीजांड बोल दो, है ना। यानी कि बीजांड द्वार और निभाग 180 पे रहता है और ये भैया 90 डिग्री पे, ठीक है। चलो अब इधर आता है डी, जिसको बोलते हैं वृक यानी कि काइमोट्रोपस। लिख लो काइमो, CAM, वो कैम्फिलोट्रोपस, सॉरी काइमो ने कैम्फिलो, CAMPHYLOTROPOUS, कैम्फिलोट्रोपस। कैम्फिलोट्रोपस का बीजांड कैसा होता है, देखो, तो बीजांड द्वार निभाग के सीधी रेखा में नहीं होता है। क्या बोल रहा है, समझना, जो बीजांड द्वार है ये निभाग के सीधी रेखा में नहीं होता है, बीजांड वृंत के समीप होता है। यानी कि ये जो बीजांड द्वार है ये निभाग के सीधी रेखा में नहीं होगा, जो कि बीजांड वृंत के समीप होगा, ठीक है। हमने बना लिया भैया ये बीजांड वृंत। क्या देखा, निभाग के सीधी रेखा में नहीं है, ये देखो किसके समीप है, बीजांड वृंत के। ये देखो, तो यहां पे ये क्या है बताइए, ये है निभाग आपका कैलाजा, और ये क्या है, ये है बीजांड द्वार, है ना, माइक्रोफाइल, और ये क्या है, ये है बीजांड वृंत, है ना, बीजांड वृंत। तो यहाँ पे क्या है कि बीजांड द्वार निभाग के सीधी रेखा में नहीं है। बताइए सीधी रेखा में है क्या, नहीं है, देखो काट रहा है यहाँ पे, उधर है ना, कहाँ पे है, बीजांड द्वार निभाग, बीजांड द्वार निभाग के सीधी रेखा में नहीं है बल्कि बीजांड वृंत के समीप है। ये जो बीजांड वृंत है ना, जो बीजांड द्वार है माइक्रोफाइल, वो किसके समीप है, तो बीजांड वृंत के समीप है। और यदि ऐसा बीजांड आपको देखने को मिले तो आप बता देना कि ये लेग्यूमिनेसी जो फैमिली है, लेग्यूमिनेसी फैमिली के जितने भी बीजांड होते हैं बिल्कुल ऐसे ही बने होते हैं, ठीक है। ये हुआ डी नंबर। आते ई नंबर, अनुप्रस्थ यानी कि एम्फिलोट्रोपस, ठीक है। एम्फिट्रोपस जो होते हैं, एम्फिट्रोपस का बीजांड कैसा होता है, तो एम्फिट्रोपस के बीजांड के अंदर सबसे खास बात होती है वो घोड़े की नाल जैसा होता है, उसका भ्रूणकोश मुड़ा हुआ होता है। देख लो एम्फिट्रोपस का बीजांड ऐसा
ये देखो, ये बीजांड है, इसके अंदर भ्रूण कोष जिसको बोलते हैं एम्ब्रियो सैक, कैसा होता है, मुड़ा हुआ होता है। ये देखो, जिस बीजांड के अंदर भ्रूण कोष यानी कि एम्ब्रियो सैक मुड़ा हुआ आपको देखने को मिल जाए, आप बोल देना कि ये जो बीजांड है वो अनुप्रस्थ बीजांड है, ठीक है। और ये कहाँ पे देखने को मिला है, पेपेवर यानी कि पॉपी के पौधे में और लेमना के पौधे में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। पॉपी का पौधा, पॉपी का जब बीजांड आप लोग देखेंगे, ठीक है, तो आपको यही देखने को मिलेगा, और लेमना के अंदर भी आपको यही देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए कुंडलित, जो कुंडलित बीजांड होता है ये कैसा बीजांड होता है, कुंडलित मतलब कई कुंडला हो जाते हैं, तो भैया इसका बीजांड व्रंत जो होता है वो बाढ़ जाता है, मतलब बिल्कुल लंबा हो जाता है, कुंडलित हो जाता है, घूम जाता है, कैसे, तो समझना, देखना भाई, ये बीजांड व्रंत है, ठीक है। ये देखो, अरे बाप रे भैया, ये देखो बीजांड व्रंत में घूम गया पूरा, ठीक है। अब ये बीजांड व्रंत जब घूम के यहाँ पे आया, अब ये यहाँ पे स्ट्रक्चर बना दिया, ये देखो, जब बीजांड व्रंत पूरा घूम जाता है ना, यानी कि जो बीजांड होता है वो पूरा घूम जाता है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं कुंडलित, यानी कि सरसिनोट्रोपस, ठीक है, सरसिनोट्रोपस ओव्यूल होते हैं वो, और ये देखने को मिलता है अपुंसिया के पौधे में, किसमें, अपुंसिया के पौधे में। तो इसमें लिखेंगे आप लोग, कुंडलित वाले में आप लोग लिख लीजिएगा कि इसमें बीजांड व्रंत लंबा होकर बीजांड द्वार उल्टा हो जाता है। ये बीजांड द्वार है ना जो निभाग, बीजांड द्वार बिल्कुल उल्टा हो जाता है लंबा होकर के। या फिर आप ऐसे भी ले सकते हैं कि बीजांड एक बार उल्टा होने के बाद घूम कर फिर सीधा हो जाता है। बीजांड द्वार एक बार उल्टा लगेगा लेकिन फिर वो घूम करके पूरा सीधा हो जाता है बीजांड, ठीक है। तो इस प्रकार के बीजांड को हम लोग बोलते हैं कि ये कुंडलित यानी कि सरसिनोट्रोपस बीजांड है, ठीक है। चलो, बहुत बड़ा सा टॉपिक तुम लोगों ने क्लियर कर लिया है, ठीक है। देख लो, बिल्कुल मजाक मजाक में सारा कुछ क्लियर करवा दिया हूँ, लेकिन आप लोग एक बात याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो और हमको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज को छोड़ के चलना नहीं है, ठीक है, ठीक है। मक्खन लाल बताइए, चलें अब आगे चलें। आगे हमारा टॉपिक क्या है, आगे हमारा टॉपिक है गुरु बीजाणु जनन, जिसको बोलते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस, ठीक है। मेगा स्पोरोजेनेसिस, हम लोगों ने लघु बीजाणु जनन देख लिया है, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस देख लिया, अब हम लोग देखेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस, ठीक है। गुरु बीजाणु जनन, ये जनन किसमें होता है, गुरु बीजाणु जनन किसमें होता है, तो ये होगा पुष्प के मादा भाग में होगा, ओवरी के अंदर होगा, और ओवरी के अंदर, ओव्यूल के अंदर ये गुरु बीजाणु जनन की क्रिया होगी, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको मिटाते हैं और हम लोग पढ़ते हैं अब गुरु बीजाणु जनन। तो देखो, धैर्य रखना, सब कुछ समझ में आएगा, इतना कठिन टॉपिक नहीं है जो आपको समझ में ना आए, आपकी हिम्मत से बड़ा कुछ भी नहीं है। देख लो पसीना कितना आ रहा है, मैं बिल्कुल डूब चुका हूं, लेकिन मैं पूरा आज आपको समझा करके जाऊंगा। अब हमारा आखिरी टॉपिक यही है, गुरु बीजाणु जनन, इसके बाद हमारा, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं, अब मैं साइड हट जाता हूं, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, लेकिन उससे पहले रुको 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 रुको, उससे पहले इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो हमारे चैनल और भी हैं, बायोमैन मोटिवेशन, बहुत ढेर सारे, तो उनको भी जाकर के वीडियोस देख लेना, ठीक है। चलो लिखो जल्दी इसको लिखो, फिर हम लोग पढ़ते गुरु बीजाणु जनन। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं गुरु बीजाणु जनन, जिसको बोलते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस, ठीक है। तो अब मेगा स्पोरोजेनेसिस, यार आप लोगों ने देखा होगा बहुत कठिन है, ये है वो है, मतलब समझ में नहीं आता है। लघु बीजाणु जनन नहीं समझ में आता है, गुरु बीजाणु जनन क्या मतलब क्या है, कुछ समझ आता ही नहीं, बहुत बोरिंग है, ठीक है। तो मैं जब पढ़ाता हूँ ना, तब तुम्हें पता है कि बोरिंग क्लासेस नहीं होती है, ठीक है ना। तो जो गुरु बीजाणु जनन है वो तुमको पूरा समझ में आएगा, 101% आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए तो आप लोग अब अपनी हेडिंग करिएगा गुरु बीजाणु जनन। अभी तक आप लोगों ने किसी भी टीचर से पढ़ा है, समझ आया नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन जब तुम्हें ये बायोलॉजी का जो बायो अमन है ना, ये पढ़ाएगा ना, तब समझ में आएगा, ठीक है। गुरु बीजाणु जनन को इंग्लिश में बोलते हैं, बेटा पढ़ लो इंग्लिश थोड़ा सा, है ना, इंग्लिश पढ़ना बहुत ही जरूरी है ना। मेगा स्पोरोजेनेसिस, ठीक है, मेगा स्पोरोजेनेसिस, गुरु बीजाणु जनन।
जो जनन, ठीक है, इस जनन से क्या होता है, तो इस जनन से गुरु बीजाणु उत्पन्न होते हैं, ठीक है, जिससे जनन की क्रिया होती है। अब जैसे पुष्प के नर भाग में पुंकेसर के अंदर, ठीक है, एंथर के अंदर कौन सी जनन हो रहा था, तो वहां पे हो रहा था लघु बीजाणु जनन, ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा था, तो यहाँ पे है मेगा स्पोरोजेनेसिस, ठीक है। चलिए, ये जनन कहाँ पर होगा, गुरु बीजाणु के अंदर होगा, उसके अंदर होगा नहीं, फिर किसके अंदर होगा, ये जनन होगा बीजांड के अंदर। बीजांड किसके अंदर, तो ओव्यूल के अंदर, ठीक है। तो चलिए, जाहिर सी बात है अब हमें बीजांड बनाना पड़ेगा, तब हमने बनाया भैया ये बीजांड, ठीक है, ये बीजांड है। अब हमने देखा कि ये बीजांड का निभाग है, ये बीजांड व्रंत है, ये बीजांड द्वार है, ठीक है। हमने आपको ये बताया था कि भैया बीजांड जो है ना, ये बीजांड, इसके अंदर एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है ना। इसी बीजांड के अंदर एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती हैं। बताओ, बताया था कि नहीं मैं? अब भाई जाहिर सी बात, अगर बीजांड बना है तो उसके अंदर कोशिकाएं तो पाई जाएंगी ना। ये देखो, इस बीजांड के अंदर कोशिकाएं पाई जाती हैं, और इन कोशिकाओं को मैंने क्या बताया था, तो इन कोशिकाओं को मैंने बताया था मृदुतक कोशिका कहते हैं कि नहीं कहते, बताओ यस या नो। तो जो बीजांड के अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उनको हम लोग मृदुतक कोशिकाएं कहते हैं, ठीक है। और जो बीजांड के भाग में जहां पर ये कोशिकाएं पाई जाती हैं उसको बोलते हैं बीजांड काय, न्यूक्लियस। उसको तो क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं बीजांड काय, समझना क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, ठीक है। इसके अंदर कौन सी सेल्स पाई जाती हैं, तो लिख लेना, इसके अंदर मृदुतक कोशिकाएं पाई जाती हैं। जो बीजांड काय होता है, ये बीजांड काय की जो कोशिकाएं होती हैं वो फूल कर क्या होती हैं, तो वो फूल करके प्रप्रसु कोशिका बना लेती हैं। क्या बनाती हैं, समझना, ये जो कोशिकाएं हैं मृदुतक कोशिकाएं जो बीजांड काय के अंदर पाई जा रही हैं, ये प्रप्रसु कोशिकाएं फूल करके क्या बनाती हैं, तो वो बनाती हैं आर्कीस्पोरियल सेल, ठीक है, वो बनाती हैं प्रप्रसु कोशिका। समझो, यही कोशिका मृदुतक कोशिकाएं फूल करके क्या बनाती हैं, प्रप्रसु कोशिका, जिसको बोलते हैं आर्कीस्पोरियल सेल, ठीक है। ये हुई आर्कीस्पोरियल सेल। अब हमने देखा था लघु बीजाणु जनन में कि आर्कीस्पोरियल सेल क्या करती है, विभाजित करती है, ठीक है। तो आर्कीस्पोरियल सेल के अंदर हमने देखा था कि भैया इसके अंदर समसूत्री विभाजन होता है। बिल्कुल सही सही बता रहा हूँ यार, मजाक करने का टाइम नहीं, मैं तुम लोगों से मजाक करूंगा, ठीक, सीरियस टॉपिक पढ़ा रहा हूँ मैं। सीरियस टॉपिक में नो बकवास, नो मजाक, सिर्फ क्या होगा, सिर्फ ओनली फोकस ऑन योर स्टडी, ठीक है, ओनली फोकस ऑन योर की पॉइंट्स। चलो, तो जो प्रप्रसु कोशिका होता है ना, याद रखना, प्रप्रसु कोशिका के अंदर होता है समसूत्री विभाजन, ठीक है। समझो, यहाँ पे आर्कीस्पोरियल सेल है जो प्रप्रसु कोशिका है, उसके अंदर समसूत्री विभाजन होता है। वहां भी गुरु बीजाणु जनन में, लघु बीजाणु जनन में भी समसूत्री विभाजन हो रहा था, तो वहां पर भी एक चीज मिलता है भैया, इसको भित्ति तो चाहिए, ठीक है। तो एक बनेगा प्राथमिक भित्ति कोशिका और एक बनेगा बीजाणु जनन कोशिका, ठीक है। एक बन गया आपका बीजाणु जनन कोशिका और एक बन गया आपका प्राथमिक भित्ति कोशिका, ठीक है। और अगर पूछा जाए ये प्रप्रसु कोशिका कौन सा जनन करती है, तो इसको लिख लेना, ये समसूत्री विभाजन करती है। लिख दो इसमें, ये देखो समसूत्री विभाजन करती है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे एक चीज पता है, एक चीज हमें ये पता है कि जो प्राइमरी पेराइटल सेल होगी, ठीक है, पेराइटल सेल का मतलब क्या होता है, भित्ति कोशिका। जो प्राइमरी पेराइटल सेल होगी, जो स्पोरोजिनस सेल होगी, इसको बोलते हैं स्पोरोजिनस सेल, है ना, स्पोरोजिनस सेल, और इसको बोलते हैं प्राइमरी पेराइटल, प्राइमरी पेराइटल सेल, ठीक है। जो प्राइमरी पेराइटल सेल, भित्त मतलब कोशिका की भित्ति बनाएगी, इसकी भित्ति बनाएगी, ये कौन, प्राथमिक भित्ति कोशिका। और जो बीजाणु जनन कोशिका है ना, वो जनन करेगी,
क्या करेगी? जनन करेगी, बीजाणु उत्पन्न करेगी, ओव्यूल का निर्माण करेगी, ठीक है, जिससे जनन हो सकेगा। ठीक है, तो देखो जो प्राइमरी भित्ति कोशिका होती है, प्राइमरी पेराइटल सेल होती है, वो प्राथमिक भित्ति कोशिका का निर्माण कर देती है। ये देखो, ये एक इस बीजांड के अंदर एक भित्ति बन गई, ठीक है, क्या बन गई? एक भित्ति बन गई। और अगर पूछा जाए इस भित्ति का निर्माण किसने किया, तो इस भित्ति का निर्माण किया प्राइमरी पेराइटल सेल ने। किसने किया बाबू? तो उसने किया प्राइमरी पेराइटल सेल ने। बताओ, समझ गए? अब हमारे पास क्या बचता है? बीजाणु जनन कोशिका। जो बीजाणु जनन कोशिका होती है, स्पोरोजीनस सेल होती है, वो बिना विभाजन किए हुए ही वो एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य करती है। ये गुरु बीजाणु जनन कोशिका कैसे काम करती है? तो ये गुरु बीजाणु, ये ग्राफ बना लेना, ठीक है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, ठीक है, की तरह कार्य करती। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बहुत सिंपल से समझाऊंगा, है ना। इसको कोई भी विभाजन की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, बिना विभाजन किए हुए, ठीक है। बीजाणु जनन कोशिका जो होती है वो बिना विभाजन किए हुए एक क्या करती है? तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण कर। डायग्राम फिर से बनाते हैं। चलो, हमने देखा भैया ये प्राथमिक भित्ति कोशिका, भित्ति बना दी, तो हमने ये बना दिया इसकी भित्ति, मतलब बना दो यार, है ना, कहने को ना रह जाए कि भित्ति बाद में कहीं मिल जाए तो बोलने लगेगी यार तुमने तो हमको बनाया नहीं था, इसलिए हम तुम्हें भूल गए। भित्ति भी याद रखे तुम्हें, ठीक है। ये देखो प्राइमरी भित्ति कोशिका बना दिया। अब बनाना है हमें बीजाणु जनन कोशिका। तो ये जो कोशिका यहां से बन के निकली है, इसको हमने बोला गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। ये क्या बनी है? तो ये बनी है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। भैया ये जो बीजाणु जनन कोशिका है वो क्या बन जाती है? बिना विभाजन किए हुए ही वो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह वो कार्य करने लगती है। तो भाई साहब वो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बन गई, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं मेगा स्पोर मदर सेल। अगर इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख सकते हो क्या? मेगा स्पोर मदर सेल, ठीक है, लिखो, समझो। अब ये मेगा स्पोर मदर सेल के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होगा। इस मेगा स्पोर मदर सेल के अंदर क्या होगा? तो इसके अंदर होगा अर्धसूत्री विभाजन। अब मुझे ये बताओ, अर्धसूत्री विभाजन दो तरह का होता है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो दो भागों में बढ़ जाते हैं, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन सेकंड में होता है क्रोमोसोम दो भागों में नहीं बढ़ते हैं, सिर्फ केंद्रक दो भागों में बढ़ जाते हैं। यानी कि अगर अर्धसूत्री विभाजन होगा तो एक कोशिका से, जैसे एक गुरु बीजाणु है, इससे 4 गुरु बीजाणु हमें उत्पन्न होंगे। कितने? 4 गुरु बीजाणु हमें उत्पन्न होंगे, जिनमें से अगर क्या, बिल्कुल सही बात है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है हमारी 2n, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन होगा तो n कोशिका वाले गुरु बीजाणु हमें उत्पन्न होंगे। बताओ यहां तक आप लोग समझे कि नहीं? बताइए जरा। 2n है, अब देखो बना लो भाई, इसको a मान लो, इसको b मान लो, यहां पे c। ये एक प्राइमरी कोशिका हो गई, है ना, प्राइमरी सेल मतलब प्राइमरी पेराइटल सेल। अब इसके बाद अर्धसूत्री विभाजन हुआ 1 2 3 4, लेकिन इनकी खास बात है क्या कि अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद ये 2n नहीं रह गए, ये द्विगुणित नहीं रह गए, ये अगुणित रह गए, और इनको क्या बोलते हैं? अगुणित बीजाणु, ठीक है, अगुणित बीजाणु हैं ये कौन सा भाग है? तो ये भाग है आपका कैलाजा निभाग, ठीक है। ये क्या है? तो ये सभी अगुणित बीजाणु हैं, अगुणित बीजाणु, ठीक है, यन, समझ गए? ये चारों जो थे वो अगुणित थे, लेकिन इसमें से ये समझ में आता है कि 3 गुरु बीजाणु, 3 जो गुरु बीजाणु है इसमें से, है ना, 3 गुरु बीजाणु
अक्रियाशील रहता है, समझना यार, बहुत इसमें थोड़ा सा वो है ना। 3 तो अक्रियाशील रहते, 3 तो कोई कुछ काम ही नहीं करते हैं, ठीक है। 3 तो काम नहीं करते हैं, लेकिन एक गुरु बीजाणु काम करता है, और जो काम करता है उसे क्रियाशील गुरु बीजाणु कहते हैं। तो जो निभाग की तरफ वाला गुरु बीजाणु होता है वही काम करता है, बाकी तीनों नीचे जो बीजांड द्वार की तरफ के जो गुरु बीजाणु रहते हैं वो खराब हो जाते हैं, ठीक है। बताइए, तो इसको बोलते हैं, ये क्रियाशील गुरु बीजाणु है, ठीक है, क्रियाशील गुरु बीजाणु, ठीक है। चलो, तो 3 इसमें से क्या हुए, तो 3 अक्रियाशील हो गए। जब 3 अक्रियाशील हो गए तो डी का डायग्राम कैसे बनेगा, डायग्राम इसमें ऐसे बनेगा, ये देखो, बनाओ इसको, अब समझ लेना, एक एक ये बना लेना अपने मन से, है ना, ये वाला लो बना दे रहा हूँ। 3 अक्रियाशील हो गए तो बचा सिर्फ एक गुरु बीजाणु बचा, और वो भी क्या है, डाट का है, बना दी, ये यन है, अगुणित है, याद रखना। क्या बचा, तो एक गुरु बीजाणु बना, एक गुरु बीजाणु बचता है, तो ये क्या है, ये बीच वाला भाग, ये इसका है केंद्रक। अब खेल शुरू होता है। अब इस केंद्रक के अंदर, जो गुरु बीजाणु के अंदर कोष केंद्रक है, अब किसी केंद्रक के अंदर विभाजन शुरू होता है, समसूत्री विभाजन होता है, समझना। यही केंद्रक के अंदर क्या होता है, ठीक है, इस केंद्रक के अंदर होता है समसूत्री विभाजन। अब मुझसे बताओ, अगर ये केंद्रक के अंदर समसूत्री विभाजन होगा तो सिर्फ मैं केंद्रक का ही चित्र बनाऊंगा, ठीक है, और पूरा नहीं बनाऊंगा। अगर समसूत्री विभाजन होगा तो क्या ये 2 केंद्रक बनेंगे कि नहीं बनेंगे, आप मुझे बताइए। केंद्रक यन है, समसूत्री विभाजन हो रहा है, यानी कि समान गुणसूत्र बटेंगे, तो क्या ये यन बनेंगे कि नहीं। तो एक केंद्रक ध्रुव की तरफ चला जाता है और एक केंद्रक बीजांड द्वार की तरफ चला जाता है। तो इसके पास कितने केंद्रक हो गए, समसूत्री विभाजन के दौरान क्या हुए, इसके पास 2 केंद्रक बन गए, ठीक है। फिर ये 2 केंद्रक फिर आपस में समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है, समसूत्री होता है। जब समसूत्री विभाजन होता है, समझना, जब समसूत्री विभाजन होता है तब ये 2 केंद्रक, एक केंद्रक था 2 हो गए, 2 थे, इधर नीचे 1 था 2 हो गए, समसूत्री विभाजन। फिर एक बार समसूत्री विभाजन होता है ना, इसमें मतलब समसूत्री विभाजन होता ही रहता है ना। फिर इसमें समसूत्री विभाजन हो गया। अब देखना, जब इसमें समसूत्री विभाजन अब होता है तो भैया 2 थे, ऊपर वाले 4 हो जाएंगे, नीचे वाले भी 4 हो जाएंगे, ठीक है। अभी मैं नाम वाम सब बताया था ना कि इसका क्या नाम है, क्या नाम, तो वही नामों है, तब पता चलेगा। 4 केंद्रक, यानी कि 4 केंद्रक हमारे निभाग की तरफ हैं और 4 केंद्रक हमारे बीजांड द्वार की तरफ है, ठीक है। अब क्या होता है, अब इनके मध्य में जो है, ठीक है, एक सेकेंड ना रुकिएगा, किताब में इतने अच्छे से नहीं समझाया जितने मैं समझा रहा हूं, ठीक है। ये देखो, ये जो 4 केंद्रक में से 3 केंद्रक, अब इसके अंदर एक एक केंद्रक, ऊपर से भी निभाग की तरफ से एक केंद्रक और नीचे से बीजांड द्वार की तरफ से एक केंद्रक, एक एक केंद्रक मध्य में चला जाता है। यानी कि हमारे कहने का मतलब ये है कि भैया एक एक केंद्रक मध्य में गया तो क्या बना, एक ही में समय गया, एक यहाँ पहुँच गया, इसका एक यहाँ पहुँच गया, पहुँचाओ 1 2 3, 1 2 3 हैं केंद्रक हैं, ठीक है, एक यहाँ आ गए, एक यहाँ गए, ये देखो। अब समझने वाली बात क्या है, अगर केंद्रक होगा तो वो एक कोशिका बनाएगा, तो जो केंद्रक थे ना ये अपना अपना कोशिका बनाने लगे, ये एक अलग कोशिका बनाया, अलग कोशिका बनाया, अलग बनाया, ये अलग बनाया, अलग बनाया, अलग बनाया। लेकिन जो बीच वाले जो दोनों केंद्रक थे ना, वो सोच में पड़े थे कि यार भैया अलग अलग कैसे बनाए, तो बोले एक काम करते, दोनों केंद्रक एक में ही भरे रहने दो, एक कोशिका बना लेते, उसी के अंदर दोनों लोग रहते हैं, ज़्यादा ये फालतू का तमाशगीर वाला काम नहीं करते, ठीक है। ये निभाग वाला भाग है, अगर आप इसको डायग्राम से समझें तो ये देखो, है ना, ये देखो, ये भाग है, ये भाग क्या है, ये निभाग है,
और ये क्या है, तो ये है बीजांड द्वार। समझना भाई साहब, कोई नहीं समझाएगा तुम्हें, ठीक है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, बहुत बड़ा टॉपिक तुम्हारा क्लियर हो गया है, ठीक है। जो निभाग वाले भाग की जो कोशिकाएं होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रतिमुख कोशिकाएं, है ना। अब तो भैया केंद्रक था, लेकिन अब ये कोशिकाएं बना लिया ना। बताइए ये क्या बना लिया, ये बना लिया कोशिकाएं। तो ये कौन सी कोशिका हुई बाबू, तो ये हुई प्राथमिक कोशिका। क्या हुई, प्राथमिक कोशिका। और सॉरी प्रतिमुख कोशिका, प्राथमिक नहीं यार, प्राथमिक क्या जा रहा है, प्रतिमुख कोशिका हुई। और जो बीच में हुई उसको बोलते हैं ध्रुवी केंद्रक, या फिर इसको बोलते हैं द्वितीयक केंद्रक, ठीक है। द्वितीयक या फिर ध्रुवी केंद्रक से नाम से भी इसको जानते हैं, या द्वितीयक कोशिका। ये 2n है, याद रखना। तो बाकी सब क्या है, बाकी सब n है। प्राथमिक कोशिकाएं n है, ये 2n है, क्योंकि देखो भाई n 2n हो गया। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, बताओ कोई दिक्कत नहीं। अब जो नीचे कोशिकाएं बनती हैं इसको बोलते हैं एग ऑपरेटस, अंड समुच्चय। ये तीनों कोशिकाएं को बोला जाता है अंड समुच्चय। एग ऑपरेटस। और आपने बताया था भैया कि एग ऑपरेटस में बताया था ये दोनों सहायक कोशिकाएं होती हैं और एक अंड कोशिका होती है। यानी कि एग ऑपरेटस में, यहाँ पे बता देता हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं एग सेल, है ना, एग सेल, जिसको हमने बोला अंड कोशिकाएं। और इन दोनों कोशिकाओं को बोलते हैं सहायक कोशिका, सिनर्जिड सेल, ठीक है। तो इसको हमने बोला सहायक कोशिका, ठीक है। प्रतिमुख को बोला एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल। सहायक को साइनर्जिड सेल, ये बोल दिया, ठीक है। यहां से एक बहुत ही ज्यादा समाप्त हो गया भाई, खत्म हो गया, ये हो गया, पढ़ लिए तुम। गुरु बीजाणु जनन, मेगा स्पोरोजेनेसिस, यही था, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी, ठीक है। लेकिन इसको सीरियल से बनाना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। A B C D, फिर E F G और H में तुम्हारा सब खत्म, ठीक है। यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीजांड द्वार के अंदर कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं। समझना, कितने केंद्रक नहीं पूछा, कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो बीजांड द्वार के अंदर देखना, एक कोशिका, 2 3 4 5 6, ये कोशिका है 7 कोशिका। अगर पूछा जाए बीजांड द्वार के अंदर कितनी कोशिका पाई जाती हैं तो 7 पाई जा रही हैं। लेकिन अगर पूछा जा रहा है कि बीजांड द्वार के अंदर कितने केंद्रक पाए जा रहे हैं, समझ लेना कितने केंद्रक पाए जा रहे हैं, तो केंद्रक पाए जाएंगे 8। कितने, 8। 1 केंद्रक, 2 केंद्रक, 3 केंद्रक, 4 केंद्रक, 5 केंद्रक, 6 केंद्रक, 7 केंद्रक, 8 केंद्रक। तो बीजांड द्वार के अंदर केंद्रक 8 पाए जाते हैं और कोशिका 7 पाई जाती हैं, ये याद रखना, ठीक है। ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक आवृत बीजी बीजांड के अंदर, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है यार, जो बीजांड है वो आवृत बीज के अंदर होगा, ठीक है। तो एक आवृत बीजी बीजांड के अंदर कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं और कितने केंद्रक पाए जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगर इसे नहीं कर पाए तो दुनिया में तुम कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। और इतनी आसानी से अगर तुम समझ नहीं पाओ तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बता दो कि भैया अभी मैं समझ नहीं पाया हूँ, ठीक है। तो भाई नहीं समझ पाओ दोबारा से फिर से देख लेना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मुझे इतना 100% विश्वास है यार कि इसको देखने के बाद तुम समझ गए होगे, ठीक है। तुम लोग देख रहे हो कि मेरी आवाज़ कैसे हो गई है ना, कि सोचे हो यार बहुत मेहनत करना पड़ता है ना। अगर पूछा जाए गुरु बीजाणु जनन किसे कहते हैं, बता सकते हो गुरु बीजाणु जनन? कि भाई देखो इसके अंदर एक बीजांड है, एक भ्रूण कोश है, ठीक है। तो बीजांड और भ्रूण कोश में परिवर्धन को ही गुरु बीजाणु जनन कहते हैं, ठीक है। बाकी डेफिनेशन आप किताब खोलोगे एनसीईआरटी 27 पेज नंबर में सब कुछ लिख रखा है। और देखो ये चीज़ें आपको समझा करके दिखाया है, ये यहाँ पे जो चित्र बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे समझा करके दिखाया है, बाकी चीज़ें तुम लोग समझ सकते हो, ठीक है। तो चलिए यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को सिर्फ एक लाइक कर देना भाई, ज़्यादा नहीं मांगूंगा नहीं तुम उदास हो जाओगे, ठीक है। एक लाइक कर देना, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, किसी प्रकार की दिक्कत के लिए बायोमन तुम्हारे साथ है। बायोमन की पूरी टीम और बायोमन मोटिवेशन, एक और चैनल है बायोमन मोटिवेशन, उसकी टीम भी तुम्हारे साथ है,
ठीक है, तो फिर भी कोई दिक्कत होती है तुम लोग तुरंत कमेंट करना, तुरंत बात करना। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।